आलोक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया पे पर चर्चा कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन आया और असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और जब स्वराज पार्टी फेल हो जाती है अपने उद्देश्यों से, जब वो केंद्रीय विधानसभा या विधान परिषद में चली जाती है, तब उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं भारत में, और 1927 में किस तरह से अंग्रेज ब्रिटिश सत्ता मनमानी बिल लेकर के आती है। और उसमें से जो 3 बिल प्रमुख लेकर के आई थी 1927 में, इस्पात रक्षा कानून, जिसके तहत 1924 में 1924 में भारतीयों को जो आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए विशेष लाभ की स्थिति थी वो खत्म हो गई। दूसरा, करेंसी बिल लेकर के आई जिससे भारत का इंपोर्ट आसान और एक्सपोर्ट महंगा हो जाए। और तीसरा, स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना किया। जैसा कि आपको विदित है 1919 में के अधिनियम में या ये बात कही गई थी या पहले भी कि हर 10 साल में भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा की जाएगी और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि वो जो है जो पार्टी सत्ता में थी वो उसकी संभावना थी कि वो हार जाएगी और लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और जो लेबर पार्टी थी वो थोड़ा सा भारत के प्रति फ्लेक्सिबल रुख रखती थी, लचीला रुख रखती थी। इसलिए उस लचीले रुख की वजह से वो चाहते थे कि कहीं ज़्यादा अधिकार भारतीयों को न मिल जाए। इसके लिए उन्होंने समय से पहले ही एक कमीशन बनाया जो स्टैट्यूटरी कमीशन था, जिसे साधारण भाषा में जिसके अध्यक्ष थे सर साइमन, तो साइमन की अध्यक्षता में स्टैट्यूटरी कमीशन बना था और सामान्य बोलचाल में हम इसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। जब साइमन कमीशन बना और फिर भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे, भारत में उस तरह का विरोध हुआ क्योंकि 1924-25 से भारत में मजदूर शक्ति के रूप में उभर रहे थे, क्रांतिकारी उभर रहे थे। मजदूर भारत में हड़ताल कर रहे थे, अपनी जन आंदोलन कर रहे थे, अपनी जनता की मांगों के लिए वो आंदोलनरत थे। तो इस परिवेश को अंग्रेजों ने हल्के में लिया और इसीलिए 1928 में वो साइमन कमीशन लेकर के या सर साइमन की अध्यक्षता में एक स्टैट्यूटरी कमीशन लेकर के आए और साइमन गो बैक के भारत में नारे लगे। और इस इवेंट में या इस घटना में दुर्भाग्यवश लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उनको इतना पीटा जाता है, उनके सर में इतनी चोट लाठी मारी जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती तो मृत्यु होते समय उन्होंने कहा था कि यह ब्रिटिश सत्ता के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बात उन्होंने कह दी थी और आप देखेंगे आने वाले समय में ये बात कहीं न कहीं सही निकलती है। उनकी मृत्यु का बदला भी लिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरित्र है वो बड़ा होकर के उभर करके सामने दिखाई देता है। इन सब प्रक्रियाओं में आप जानते हैं 1922 में जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी को 1922 को, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और उसके बाद महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। आप सब परिचित है, मैं पर चर्चा कर चुका हूँ। महात्मा गांधी जब जेल गए, जेल से लौटने के बाद 1924 में छूटे और तब तक भारत की थोड़ी सी राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई थी और महात्मा गांधी ने जो क्या बोलते हैं एक टर्म है उनके लिए कि वो बोलते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। तो आपको 2 डिवीज़न दिखाई देते हैं भारत में 1922 के बाद। इसमें एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन उभर कर आ रहा है। अगर हम देखें तो एक तरह से 3 डिवीज़न दिखाई देंगे 1922 में। एक तरह के 3 फेजेस दिखेंगे पॉलिटिकली। एक तरफ जहाँ स्वराजी थे जिसे हम स्वराज आंदोलन के रूप में जानते हैं, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी, और एक तीसरा तरफ भी था, तीसरा पक्ष भी था, वो था गांधी का, जो वो रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए कर रहे थे। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था? उसमें था कि शिक्षा, लोगों की शिक्षा को शिक्षित किया जाए, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चरखा काटना,
इनके रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर के महात्मा गांधी आगे बढ़ते थे। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, इससे स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था, स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था। स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए फिर भारत में स्वराज्य पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहा। और इसके साथ में एक तीसरा पक्ष अगर आप देखोगे तो 1923 या 1924-25 से मजदूर आंदोलनरत थे, उनकी पार्टियां बन रही थी, उनके पार्टियों का निर्माण हो रहा था। और उसके साथ साथ ये जो मजदूर वर्ग है ये कम्युनिस्टों से जुड़ा हुआ था, स्ट्रांगली कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ था। ये इस तरह की प्रक्रिया 1924, 25, 26, 28 से चल रही थी। और जब 27, 28 में मजदूरों की हड़तालें होती हैं, आंदोलन होता है, तो उस समय तक आते आते, और याद रखना जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका स्वराज्य और जो कांग्रेस को उसमें वामपंथी कहते थे उनके स्वराज्य में भी अंतर था। जो कम्युनिस्टों का स्वराज्य था और जो वामपंथियों का स्वराज्य था, इसमें भी अंतर था। तो जो स्वराज्य था, इसको भी आप समझ लेते हैं। पहले जो स्वराज्य था वो भी दो तरह से इस समय तक आते आते परिभाषित हो गया था। एक वामपंथियों का स्वराज्य और दूसरा था कम्युनिस्ट का स्वराज्य। उस समय तक वामपंथी को, कांग्रेस को के विचारधारा को वामपंथी विचारधारा और कम्युनिस्टों का विचार अलग अलग कहेंगे हम उन्हें। और इसमें हम देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट लोग कहते थे ये स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और जो ये वामपंथी लक्षण थे, इनको कांग्रेस का जो नेतृत्व करता था, ये स्वराज का मतलब है स्वशासन, जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, केवल प्रशासन में भागीदारी, विधान परिषदों में, लोकल बॉडीज में भागीदारी, ये एक इनकी डिमांड थी। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये चीज जब चल रही थी, लेकिन जो कम्युनिस्ट वाला था मैटर, जो पूर्ण स्वतंत्रता, इनके साथ था श्रम संगठन, एंड श्रमिक भी पूरी तरह से कम्युनिस्टों के साथ जुड़ा रहा और अभी तक जुड़ा रहा, जब तक कि कम्युनिस्ट ताकतवर रहे, जब तक भारत में आंदोलन करने का अधिकार स्ट्रांग रहा। कम्युनिस्ट मजदूर हमेशा कम्युनिस्टों के साथ ही रहा, आज तक भी है। खैर, तो जब ये परिस्थितियां चल रही थी और ये मजदूर हजारों, 50-50 हज़ार की संख्या में रोडों पे उतरते थे। 50,000 तब जब भारत की आबादी 30 करोड़ थी, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल था। तो इतनी आबादी के साथ जब ये लोग आंदोलन रोड पे उतरते थे, तो होता क्या था कि जनमत उनसे प्रभावित होगा। और जब देश में इधर क्रांतिकारी भी पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता मतलब, इधर मजदूर वर्ग जो कम्युनिस्टों के प्रभाव में था वो भी पूर्ण स्वराज का मतलब स्वतंत्रता मांग रहा था। अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा जिसमें वो पूर्ण स्वराज को अब पूर्ण स्वतंत्रता से न जोड़े। उसे जोड़ना मजबूरी था, क्योंकि देश में अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात चलने लगी थी। स्वराज्य मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये बात मान ली गई क्या कि स्वराज्य का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
ओके, अब जब कांग्रेस इस इन्फ्लुएंस में थी, उसी समय 1.5 साल बाद 18 महीने जवाहरलाल नेहरू विदेश में रह के आए, और उस समय जब वो विदेश में रहे तो उनके जो मित्र थे ज़्यादातर वो समाजवादी थे, और इसकी वजह से समाजवादी विचारों से जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित थे। और जवाहरलाल नेहरू ने एक नया नाम दिया समाजवाद का, वो था फेबियन सोशलिज्म। तब समाजवाद का एक नया प्रकार, जिसमें अमीरों को खत्म नहीं किया जाएगा लेकिन गरीबों को अपग्रेड किया जाएगा, अमीरी और गरीबी की खाई को घटाया जाएगा। तो समाजवाद तो कहता है कि अमीरों से लो, गरीबों को बांट दो, जबरदस्ती ले लो। इसकी जगह पर उन्होंने कहा कि अमीरों से जबरदस्ती मत लो, जितना हो सके उनसे लो, और गरीबों की ज़्यादा मदद करके गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने का प्रयास करो। तो जब इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, तभी 29 दिसंबर 1929 को भारत की जिस समय राजनीति की व्यवस्था चल रही थी, 29 दिसंबर 1929 AD को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। जैसे हर साल वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस में होता था, अब कब होता है मुझे पता नहीं, क्या है, होता है अभी भी। तो कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो, और जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता थोड़ी सी फेबियन समाजवादी की तरफ झुकी हुई थी, पहला। दूसरा, मजदूर आंदोलनरत था। तीसरा, क्रांतिकारी भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलनरत थे। तो कांग्रेस की अब मजबूरी और चिंतन दोनों ऐसा हो गया था कि कांग्रेस भी अब बदली महसूस हो रही थी। और 1926-27 में जो राजनीतिक मंच पर किसानों के लिए भी पार्टियां आ चुकी थी, मजदूर भी की पार्टियां भी आ चुकी थी। और मजदूरों ने 1928 में इतना हड़ताल किया था कि 3 करोड़ कार्य दिवस का हड़ताल एक मजदूर अगर करता तो 3 करोड़ कार्य दिवसों का वर्किंग डेज का नुकसान हुआ। देश भर में मजदूर संघों के पहले से 70% मजदूर संघों की स्थापना 70% बढ़ गई 1928 तक आते आते। अगर मान लीजिए 1920 में जितने थे तो उससे 70% अपग्रेडेशन मजदूर संघ, मजदूर यूनियन, राजनीतिक चेतना का प्रतीक होता है, उनकी संख्या बढ़ गई। इन परिस्थितियों में नेहरू सुभाष चंद्र बोस ये बात जान रहे थे। क्या जान रहे थे? कि अब मजदूर संघों की जो ये डिमांड स्वराज्य की, इसको अब बहुत लंबे समय तक हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वराज्य, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के बारे में उन्होंने मानी कि अब स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वराज ही है, अब इसके नीचे कोई परिचर्चा नहीं की जाएगी। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह संघर्ष छेड़ देंगे। और इस तरह से संघर्ष की परिचर्चा आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसी समय अंग्रेजों ने एक बात कही, चाल चली। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हो आपको स्वशासन चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप बताओ तुम सब लोग मिलकर देश को चला पाओगे? सब लोगों में तो अलग अलग मतभेद हैं। ये एक चुनौती थी अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय जनमानस को, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को उन्होंने दी।
भारतीय जनमानस ने और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस के नेतृत्व में एक नेहरू रिपोर्ट का निर्माण हुआ और नेहरू रिपोर्ट में बताया गया कि वो देश को कैसे अपना प्रशासन चलाएंगे। लेकिन क्योंकि अंग्रेज भी 200 सालों से हमें गुलाम रख चुके थे, वो ये जानते थे कि भारत किसी एक मत पर पूरी तरह एक नहीं हो सकता और इसीलिए आप देखेंगे कि इस बात पर जो मुस्लिम लीग है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, भारतीय जनमानस के साथ नहीं आती। वो क्या करती है, वो अलग बात करती है। और इस तरह से जो अंग्रेजों को गुमान था कि भारत कभी भी एक बिंदु पर एक साथ लोग नहीं आ सकते हैं, वो सही सिद्ध हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी, उस नेहरू रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय अब नेहरू रिपोर्ट को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं थे, जो छोटी मोटी मांगों से संतुष्ट करने वाली थी। भारतीय अब कहते थे नेहरू रिपोर्ट गए भाड़ में। नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, हमने नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों को दे दी कि हम देश ऐसे चलाएंगे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस के अंदर जब मत देने की बात आई तो 1350 मत मिले कि नेहरू रिपोर्ट नहीं, हमें पूर्ण सत्याग्रह की तरफ, पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ आंदोलन करना चाहिए और 973 मत मिले कि नहीं, नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से देश को चलाना चाहिए अगर अंग्रेज देश की इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। आप ये समझिए, तो ये एक जनमानस था उस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जो आंदोलन को जो है के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। अब जनमानस डोमिनियन स्टेटस ये वो उन पर वो नहीं पढ़ना चाहता था। आप देखेंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे मेरा बेटा है, वो अभी 1000 रुपये खिलौने मान जाता है, क्या ठीक है, वो 10 दिन टाल देते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा और बड़ा होगा, जैसे थोड़ा और मैच्योर होगा, 1000 रुपये में नहीं मानेगा, उसे ज़्यादा चाहिए, उसे बाइक चाहिए, लाखों की बात करेगा, बुलेट चाहिए, वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व हो रहा है, उसे पता है कि उसकी हैसियत क्या है। इसी तरह भारतीय आंदोलन परिपक्व हो रहा है। 1958 के विद्रोह से भारतीय आंदोलन बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है और 1929-30 तक आते आते करीब आप मान के चलो 40, 30, 70, 73 साल हो गए थे। 57, 60 यानी 43 ईयर उधर और 1930 इधर, तो 43 प्लस 30 तो 73 ईयर्स हम फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके अब उस कॉन्फिडेंस में पहुंच चुके थे जहां हम स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से माने, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस तरह से हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ चले, या यूं कहें कि देश में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, क्रांतिकारी वर्ग अब सब स्वराज्य का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ चुके थे। कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तक अध्यक्ष बना हुआ था, या जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था वो अध्यक्ष बना हुआ था। तो इन सब परिस्थितियों में जो है कांग्रेस पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में आगे बढ़ती है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये एक मेंस ओरिएंटेड, डिस्कशन ओरिएंटेड है। बाद में मैं एक मेगा सीरीज 2-4 जो लेक्चर्स की बड़ी बड़ी बना दूंगा, जिसमें फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें डाल दी जाएंगी। बाकी फैक्ट आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने कोशिश की कि इसे मेंस ओरिएंटेड रखा जाए, इस पर परिचर्चा की जाए। और अगर आप इसके साथ में, मैं एक YouTube चैनल भी चलाता हूँ आलोका एकेडमी के नाम से ही, तो आप वहाँ जा कर के YouTube के कुछ जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनको भी आप नॉलेज के रूप में इन्हेंस कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने जो है कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को ये इंटाइटल किया कि चलिए अब आगे क्या करना है, आप अध्यक्ष हैं, आप ही बता दो। तो जवाहरलाल नेहरू, पहले ये समझ लो थोड़ा सा, जवाहरलाल नेहरू को समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, उनके मन में क्या चलता था। तो जवाहरलाल नेहरू के मन में 3 बातें प्रमुख थी। इस चिंतन को जवाहरलाल नेहरू इन 3 चिंतनों के आधार पर चलते थे। पहला समाजवाद, या उनका जो सोचता समाजवाद का एक फेबियन समाजवाद या फेबियन सोशलिज्म। दूसरा था स्वतंत्रता, इसको आप नंबर 1 कर दीजिए और उसको नंबर 2 कर दीजिए, बस ऐसे ही। और तीसरा था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू
मुस्लिम एकता। ये तीन बातें थी जो जिस चिंतन पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते थे। 1929 में उन्होंने स्वतंत्रता का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस ये मान चुकी थी और इसके साथ में गांधी समाजवाद के लिए इसलिए कह रहे थे कि अब जो भारतीय समाजवाद है वो भारत अब क्रांति के लिए भी तैयार है। क्रांति के लिए जहां संघर्ष हो, भारत अब क्रांति के लिए भी तैयार रहे, ये नजरिया भी था। और हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो कहते थे कि विश्व अब मध्य युग की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसमें हम मॉडर्नाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू मतलब था कि अगर समाज आधुनिक होगा, बहुत गलत थे, आज तक हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाई भारत में उस तरह से जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू सोचते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता तब आगे बढ़ेगा जब देश में समाजवाद और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण से हिंदी में बोलेंगे, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन अगर आगे बढ़े तो, और समाजवाद आगे बढ़े, क्रांति के लिए सब रहे, तो धार्मिक मतभेद, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है वो बढ़ जाएगी और इनको जबरदस्ती, यानी उनका कहना था कि अगर मॉडर्नाइजेशन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम संघर्ष है, ये संघर्ष अब आर्थिक संघर्ष के रूप में, यानी लोग अब हिंदू मुस्लिम के आधार पर न लड़के अपनी गरीबी से लड़ेंगे अगर समाज विकास की तरफ चलेगा। गलत है, हम समाज के विकास की तरफ से इतना आगे बढ़ चुके हैं, बट हिंदू मुस्लिम एकता की कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। खाइयाँ दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में भी इस देश में खाइयाँ अभी तक जीवित हैं, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि अगर समाज आधुनिक हो जाएगा तो धर्म आश्रित मध्यकालीन भावना समाप्त हो जाएगी। इस टर्म को हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर आधुनिकता बढ़ जाए, क्या कह रहे हैं ये कि अगर मॉडर्नाइजेशन बढ़ी है तो धर्म आधारित मध्यकालीन भावना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये इसीलिए उन्होंने सब देखोगे आप, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा कोशिश की कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया था, लेकिन इस बंदे के अंदर इतनी गहरी सोच भरी हुई थी कि अगर मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता संभव है। गलत है, गलत सिद्ध हुए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता और घटी है मॉडर्नाइजेशन से, अगर ये कहा जाए पिछले 74 सालों बाद, तो गलत नहीं होगा। अब इसके बाद सविनय वाक्य आंदोलन की पृष्ठभूमि बढ़ने लगी थी और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 से, ठीक है, 78% के साथ 78 लोगों के साथ दांडी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। और 9 अप्रैल में 16 मार्च को वो वहां पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। उन्होंने नमक बोला, अब हम नमक नहीं, एक सिंबॉलिक विरोध है कि हम कानून तोड़ेंगे, सविनय, नमक नहीं। अंग्रेजों को लगा था यार नमक बनाने से क्या होगा, लेकिन वो गांधी की चाल में ट्रैप हो चुका।
फंस चुके थे। नमक कानून कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कानून तोड़ना इसीलिए सिंबॉलिक होता है। आप कानून तोड़ेंगे और नमक लोगों की जरूरतों का नमक रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु का। नमक रोटी भी भारतीय को मिल जाता था और नमक में भी सरकार टैक्स लगाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि नमक भी नहीं मिलता था। तो अब ये पर चल रही थी, महात्मा गांधी ने कुछ नियम बनाए, कुछ वो कहे कि ये करना है। क्या क्या करना है? उन्होंने कहा प्रत्येक गांव अवैध नमक बनाए, अवैध नमक बना सकते हो, खरीद जो भी कर सकते हो। नंबर 2, जो बहनें वो शराब की दुकानों में, अफीम के अड्डों पर, विदेशी वस्त्र विक्रेताओं के दुकानों पर धरना दें। दूसरा काम। तीसरा, घर का हर नौजवान बूढ़ा वो तकली चलाए, सूत काते और चरखा चलाए, जिससे कि कॉटन का निर्माण करें। मुसलमान, सिख, पारसियों और ईसाइयों के हृदय में एकता होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के बाद जो बचे वही बहुसंख्यक ले। ये बात आज तक भारत के नुकसानदायक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने कही थी। उनका सब कुछ पहले माइनॉरिटी को दे दो, जितना उनको चाहिए, जो भी, उसके बाद जो बचे वो मेजोरिटी अपने पास रखे। इसीलिए भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। गांधी जी का प्रभाव था। और छठवां, छात्र सरकारी और स्कूल छोड़ दें और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दें। ये सारे प्रयास जो है, जिसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकर भी काम कर रहे हैं, किसान भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, लोग चरखा खाते हैं। जिस तरह से सर्वव्यापी बहुत बड़ा ये आंदोलन हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और गांधी ने कोशिश किया कि जो 6 सूत्री फॉर्मूला है, इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बांधे, जोड़ दे, उसे सीमित रूप दे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को बांध देते कि इसके बाहर नहीं करना है, तो उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना जन आंदोलन के रूप में उभरा कि इसको लिमिट पे बांधना बड़ा मुश्किल हो गया, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसके बाद हुआ क्या कि भारत में बहुत जगहों पर आंदोलन इस तरह से स्ट्रांग हुआ, इसमें एक विदेशी पत्रकार थे, वेब मिलर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक लेख लिखा, अपने आंखों देखा वृत्तांत है। आप चाहें तो गांधी फिल्म बनी थी, उसमें देख सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पुलिस जो डंडे लेकर के, बंदूक के कुंदे लेकर खड़ी थी, लोग जत्थे के रूप में जाते थे, मार खाते थे, उन्हें पता है कि अब हमें लाठी पड़ेगी, मारे जाएंगे। वेब मिलर का कहना है, विदेशी पत्रकार है, उस न्यूज़पेपर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें लेख छपा था, उसमें उसने कहा कि लोगों को पता था क्यों मारे जाएंगे। 2 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, कुछ परमानेंट अपंग हो गए, उनके पूरे शरीर में लाठियों से मारा जाता था। वो तब तक मार खाते थे जब तक कि वो गिर नहीं जाते थे। जब वो गिर जाते थे तो स्वयं से उन्हें उठा के ले जाते थे और उसकी जगह दूसरे लोग खड़े हो जाते थे, वो फिर मार खाते थे। तो वेब मिलर ने कहा कि बगैर ब्रिटिश सत्ता की लाठी और बंदूक की कुंदक से भारत ने बगैर लड़े मार खाकर ब्रिटिश की सत्ता को हरा दिया। यह था गांधी की अहिंसा का बल। ये गांधी की अहिंसा का बल था जो हमें उसमें दिखाई देता है। और इस तरह से वेब मिलर ने यह मान लिया था कि 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इससे ब्रिटिश सत्ता हार चुकी है, उसे समझौते के रूप में आना पड़ेगा। लॉर्ड इरविन के भी वक्तव्य से पता चलता है, उनको ये अंदाजा लग गया था कि उन्हें समझौता करना पड़ेगा। लेकिन इस समझौते की परिचर्चा करें उसके पहले ये जान लें कि इसका प्रभाव क्या बंगाल और आसपास तक ही रहा, या महाराष्ट्र में ही रहा, या पूरे भारत में रहा। दोस्तों, ये जो आंदोलन है ये पूरे भारत में या भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों में सर्वव्यापी रहा। जो जहां था, जिस जगह से कोई अगर नमक बना के विरोध कर सकता था तो उन्होंने नमक बना के विरोध किया। कोई व्यक्ति चरखा काट कर विरोध कर सकता था, उसने वो विरोध किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा सकती थी तो विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, कोई विदेशी वस्त्रों का परित्याग करके, जो जिस जगह से जिस तरह से विरोध कर सकता था। किसानों ने कर न देने का निर्णय किया क्योंकि कर बड़ी मात्रा में था और क्योंकि हमें कानून को तोड़ना ही था विनय के आधार पर, तो हमने किसानों ने वो काम किया। मजदूरों ने हड़तालें की, एक एक दिन पे 50-50 हज़ार मजदूरों ने हड़तालें की मुंबई में। अगर 80 मिलें हैं तो 40 मिलों पे काम नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उतने मिल चल ही नहीं पा रही थी या उतने कम क्षमताओं से चल रही थी। वो गांधी जी के साथ थे, गांधी बाबा के साथ थे। तो ये कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था।
ये पूरी तरह से अहिंसक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा नहीं हो रही थी। आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की, शराब की दुकानों पर आग लगा दी, सरकारी संपत्तियों को ऊपर धावा बोला, आंदोलन का संचालन के लिए युद्ध परिषद बनाई और एक समानांतर सरकार भी बनाई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में सविनय अवज्ञा आंदोलन 20 अप्रैल 1930 को उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस पर भी हम बात करेंगे। भारत के दो बड़े क्षेत्रों पर, जहाँ पाकिस्तान है जिससे हम बोलेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 20 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और 25 अप्रैल 1930 से 4 मई 1930 तक यहाँ स्वतंत्र सरकार रहती है। यानी यहाँ अंग्रेजों का शासन इतने दिनों के लिए सही पर समाप्त हो जाता है और इसका वो नेतृत्व, इस स्वतंत्र सरकार का नेतृत्व चंदर सिंह करते हैं। चंदर सिंह ने इसका नेतृत्व प्रदान किया और इसका परिणाम क्या मिला चंदर सिंह को कि आजीवन काला पानी की सजा मिली। कानून तोड़ने पर आजीवन काला पानी। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र सरकार का निर्माण किया था। इससे आप आंदोलन की इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से आंदोलन चल रहा था। इसके साथ में पठानों ने फिर खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया, एनजीओ बनाया। पठानों ने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया और इसने सविनय आंदोलन को आगे जारी रखा, जिसे बाद में हम लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। लाल कुर्ती खान गफ्फार खान, इकलौते पाकिस्तानी जो जिन्हें भारत रत्न मिला, इसी से आते थे। और अगर यहाँ चुनाव में कंफ्यूजन ना होता, इस एरिया में चुनाव की डेट लगी कि 2 बताई गई कि पहले इसमें चुनाव होगा, फिर बोले नहीं इसमें नहीं, दूसरी तारीख को चुनाव होगा। चुनाव पहली वाली तारीख को हो गया, कांग्रेस समर्थक मत देने बाहर नहीं निकले और जो ये वाला एरिया है लाल कुर्ती और इस तरफ वाला, वो एरिया पाकिस्तान में मिल गया जो भारत में मिलना चाहिए था। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, ये तो क्या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। बाकी सब जगह तो महाराष्ट्र का मैंने बता ही दिया, उत्तर पश्चिम प्रांत का बता ही दिया। दक्षिण में आप लोग नमक विद्रोह, जहाँ समुद्र किनारे वहाँ तो नमक बनाकर का नमक स्वयं निर्मित करके हम कर ही रहे थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ये नहीं कर सकते थे, तो हमने अपनी पैरेलल सरकारें बना डाली, उस प्रशासन को ही खत्म कर दिया। और नॉर्थ ईस्ट में इसमें नेतृत्व पहुंचा नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में नेतृत्व पहुंचा नागालैंड, और नागालैंड जब ये नेतृत्व पहुंचा जदुनांग के नेतृत्व में यह आंदोलन चला और इसमें करबंदी को आधार बनाया। टैक्स नहीं देना है, यहां तो समुद्र था नहीं, तो करबंदी को उन्होंने बनाया कि हम टैक्स नहीं देंगे। और ये इसके पहले करबंदी न देने का आंदोलन चल रहा था, जेलियांग रोग आंदोलन। जेलियांग रोग आंदोलन चल रहा था। ये 3 जो जातियां थी, जेमई, दूसरा था लियांगमेन जनजाति, और तीसरी थी रोगमई। ये तीसरी जनजाति थी।
इन्होंने मिलकर इनके प्रेफिक्स को मिला करके फिर जेलियान रोग आंदोलन बना और इसी के आगे फिर ये जदुनान के नेतृत्व में करबंदी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन 1930 में जदुनान को फांसी दे दी गई नर हत्या के आरोप में लगा करके। और क्या हुआ, जदुनान को फांसी दे दी गई। यहाँ पर 1930 में फांसी दी गई और आरोप क्या लगा, नर हत्या की, किसी मनुष्य की इन्होंने हत्या की है और ये लगाकर झूठा आरोप लगाकर इनको मार दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश सत्ता को क्या लगता था, ये मुगली व्यवस्था कि एक व्यक्ति मर जाएगा तो उसके विचार मर जाएंगे। उनके विचार को जीवित करने के लिए एक 17 वर्ष की महिला आकर के आती है, उनका नाम है रानी, जो कि टाइटल दिया गया था गैंडनिल्यू, GAINDINLIU, रानी गैंडनिल्यू। ये जो है ये जदुनान के विचारों को आगे लेकर के आती है और 17 अक्टूबर 1932 में, तब तक ये नेतृत्व करती है 30 से 32 तक 2 साल। ये है, इनको आजीवन कारावास की सजा होती है। आजीवन कारावास की इनको सजा मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये आंदोलन चलता है, नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है, साउथ में तो चल ही रहा है नमक विरोध में, महाराष्ट्र में भी, वेस्ट में भी चल रहा है। तो भारत के सारी जगहों पर गांधी का इकलौता सबसे ताकतवर अब तक का आंदोलन था, जिसमें मजदूर भी थे, जिसमें किसान भी थे, जिसमें स्त्रियां भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, सब शामिल थे इस आंदोलन। यानी सभी लोगों का ये प्रतिनिधित्व कर रहा था। मुस्लिम थे कि नहीं पता नहीं, शायद इस समय तक मुस्लिम जन आंदोलनों में शामिल होना बंद कर चुके थे। तो आप देखेंगे, हम आखिरी बात करेंगे कि आंदोलन का प्रभाव। तो आंदोलन के प्रभाव में देखेंगे कि आंदोलन का प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण था, बहुत तीखा था और विस्तृत था। यानी अगर हम कहें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, तो क्या था प्रभाव? तीक्ष्ण, यानी बहुत हार्श था। दूसरा तीक्ष्ण, दूसरा विस्तृत था। तीक्ष्ण और विस्तृत, यानी लगभग संपूर्ण भारत में। लगभग संपूर्ण भारत तक ये व्याप्त था। लेकिन 5 मार्च 1931 को पता नहीं चला क्या हुआ, उस पर हम लोग फिर देखेंगे पर चर्चा। गांधी हमेशा संघर्ष, सहयोग और फिर संघर्ष। तो गांधी का मानना था कि आंदोलनों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोग बहुत लंबे समय तक तकलीफ नहीं सह सकते हैं, तो आंदोलन को एक पीक पर ले जाते थे और वहाँ से वो नीचे ले आते थे, क्योंकि वो अपने आप नीचे आने वाला है। तो संघर्ष, सहयोग और संघर्ष, इसको लेकर के तो गांधी ने आंदोलन को ऊपर बढ़ाया। जब वो पीक पर पहुंचा तो फिर उन्होंने समझौता कर लिया, सहयोग कर लिया। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसमें गांधी ने तुरंत उस आंदोलन को खत्म कर दिया। उनको ये बात माननी थी, गांधी ने आंदोलन को खत्म किया। ये बात इरविन ने ये वादा किया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई की जाएगी, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार दिया जाएगा। इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट की 3-4 प्रमुख बातें थी कि आंदोलन तुरंत समाप्त हो, ये गांधी की तरफ से था। इरविन की तरफ से 2 प्रमुख बातें थी, एक तो जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनकी तुरंत रिहाई होगी। इसीलिए इस समय भगत सिंह भी जेल में थे और उनकी रिहाई के लिए भी कहा गया था कि गांधी को ब्लैकमेल करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। जब आंदोलन इतने पीक पर है तो क्यों ना भगत सिंह की रिहाई
की बात गांधी करते, इस पर हम लोग फिर कभी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तो हम ये बता रहे हैं कि ये एक बिंदु था जिसको लेकर के समझौता हुआ, लेकिन ये स्थिति फिर वैसे ही आ गई जैसे 1922 में आई थी, जब बारदोली कांग्रेस ने 1922 में गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। अच्छा, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो इसमें तो हिंसा हो गई थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त हुआ, यानी गांधी इम्पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह आंदोलन तो हिंसा ही नहीं हुई, फिर गांधी ने क्यों समाप्त कर दिया, ये रहस्य है, आज तक किसी को नहीं पता। आप में से किसी को पता हो कि गांधी ने, लॉजिकल नहीं कि वो ऐसी कोई बात जो लॉजिक बिल्कुल प्रमाण के तहत ये पता चले कि गांधी को ये फायदा था, आज तक कोई ऑथेंटिक बात पता नहीं चली है किस दबाव में गांधी ने फिर ये आंदोलन को वापस लिया। फिलहाल यही मानते हैं कि उनकी जो रणनीति संघर्ष, विजय और संघर्ष की रणनीति, तो उसको लेकर के गांधी पीक पर ले गए और फिर उनको वही छोड़ दिया कि अब फिर से व्यक्ति अगले आंदोलन की तैयारी करें। तो दोस्तों, बच्चों, आज मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक लेक्चर में समाहित करने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, बट आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम से मैंने कोशिश की है कि गागर में सागर आप तक भर सकूं और आपको स्पष्टता हेल्प मिल सके, आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, ऐसा मैंने प्रयास किया है। दोस्तों, बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।